हेलो टू एवरीवन। जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया गया था कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस और बहुत सारी डिटेल्स देखने के बाद हम लोग टच करेंगे इसके कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर को। तो उसी सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल पेपर 2018 का जो शिफ्ट 1 में पेपर हुआ था। अभी ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट 1 की होगी, उसके बाद शिफ्ट 2 की भी हम लोग देखेंगे। लगातार वीडियो आती रहेंगी तो इसको आप यानी इस सीरीज़ को पूरी देखते रहना। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि हमने सबसे पहले कहा था कि हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल का जितना भी जीएस का पोर्शन है वो कंप्लीट करेंगे, तो इसीलिए जो लास्ट ईयर के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे अभी वो डिपेंड होगा जीएस पर, है ना। मतलब क्या होता है, देखो अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि एक साथ पेपर लेके बैठ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तुम्हें जीएस अलग एनालाइज करके पढ़ना है। एनालाइज का मतलब भाई देखो, इसमें हम लोग देखेंगे कि कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं ना, ल्यूसेंट से कितने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा इसमें। और जैसे फिर हम लोग मैथ को पढ़ेंगे अलग, फिर पढ़ेंगे रीजनिंग को अलग, और उसके बाद जो हिंदी का पोर्शन आता है उसको अलग पढ़ लेंगे। ऐसा क्या होगा, ऐसे तुम्हें एक माइंड मेकअप रहेगा तुम्हारा कि जीएस में कहाँ से कहाँ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैथ में फिर कहाँ पे कहाँ तुम्हें ध्यान देना है, उसी तरीके से रीजनिंग में क्या ध्यान देना है, और उसी तरीके से हिंदी में क्या पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है, लिखा एनीमोमीटर, बेवामीटर, यूडियोमीटर और पिक्नोमीटर। तो देखो बारी बारी देखते हैं कि कौन सा उपकरण क्या नापता है। जैसे लिखा है एनोमीमीटर, तो एनोमीमीटर का यूज़ क्या होता है, देखो एक मिनट यहाँ पर। इससे हम लोग हवा की दिशा, हवा का आयाम, हवा की तीव्रता कि कितनी तेज़ वो चल रही है, कितनी धीमे चलेगी, और इसकी जो गति होती है इसको नापते हैं। नापते नहीं बोलते, मापते हैं, मेजर करते हैं। ठीक, एनीमोमीटर से हम लोग ये करते हैं। फिर आता है बेवामीटर। बेवामीटर में क्या होता है, देखो जो मिट्टी के जो मैकेनिज्म होते हैं, मैकेनिक्स, उसमें यूज़ होता है, मतलब इसके मेजरमेंट में यूज़ होता है। मिट्टी के मैकेनिक्स आप सर्च कर सकते हो, गूगल सर्च कर सकते हो, मतलब ये बहुत ही यूज़फुल रहते हैं। फिर आता है यूडियोमीटर। जानते हो ना, द्रव्य की 3 व्यवस्था होती है, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, और एक होता है गैस। तो गैस के बारे में जितनी भी जानकारी होती है, जितनी मतलब जिससे उसका हम लोग वॉल्यूम मापेंगे तो हम लोग यूडियोमीटर का यूज़ करेंगे, या उस गैस पे कुछ हम लोग और मिक्स कर रहे हैं तब उसके फिजिकल और केमिकल चेंजमेंट कितना होता है, या हम गैस पे जब कोई अदर चीज़ मिक्स करेंगे तो उसमें फिजिकल और जो केमिकल चेंजमेंट होगा उसको नापने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब उसमें जो फिजिकल का मतलब हो गया भौतिकी परिवर्तन, और केमिकल चेंज का मतलब हो गया रासायनिक परिवर्तन। तो उसका जो चेंजमेंट देखते हैं उसको नापते हैं हम लोग यूडियोमीटर से। बचा क्या तुम्हारा, पिक्नोमीटर। तो ये जो लिखा हुआ है द्रवों का घनत्व नापने के लिए हम लोग किस उपकरण का उपयोग कर सकते हैं, तो वो आंसर हो जाएगा पिक्नोमीटर। तो उम्मीद है ये सभी समझ में आए होंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन है कहाँ से, ये क्वेश्चन अगर आप ल्यूसेंट बुक चेक करोगे उसमें ये सारे उपकरण दिए हुए हैं, तो आप उससे मतलब देख सकते हो। देखो डायरेक्ट ल्यूसेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ। हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये विश्वविद्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ज़्यादातर जो पुलिस के मुख्यालय होते हैं किसी भी राज्य के, वो उसकी राजधानी में ही स्थापित किए जाते हैं, लेकिन अपने उत्तर प्रदेश का जो पुलिस का मुख्यालय है वो कहाँ पर है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। यानी ऑप्शन नंबर जो भी होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था। यह आपको पता होगा कि पहले यूपी का ही एक हिमालयी क्षेत्र जो था, या जिसको पर्वतीय क्षेत्र बोल सकते हो, वो पोर्शन 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से एक राज्य उत्तरांचल अलग कर कर बनाया गया, उत्तरांचल। और ये यहाँ का 27वां राज्य था, अपने भारत देश का 27वां राज्य था। बाद में फिर उत्तरांचल का नाम बदल कर उत्तराखंड कर दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 नवंबर 2000, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से तुम लोग ये भी याद कर लेना, जैसे तेलंगाना बना था 2014 में। उसके बाद जम्मू कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश का एक दर्जा दिया गया, वो कब दिया गया, 2019 में। इस तरीके के क्वेश्चंस को भी याद कर लेना, क्योंकि ये करंटली यानी हाल ही में हुए थे। उसके बाद आता है बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है। ऑप्शन है टमाटर, दूध, पत्थर और डंडा। तो बात करें बरसाना की, बरसाना एक गांव है मथुरा के पास, तो वहाँ पर एक होली है वहीं के नाम की, बरसाना होली, यानी वहाँ की क्षेत्रीय होली है बरसाना होली। वो कैसे खेली जाती है, डंडे के साथ। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ। यह मेला
जैन धर्म से संबंधित है, जो कि हर साल मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नाम के जिले में, फर्रुखाबाद जिले में हर साल मनाया जाता है काम्पिल मेला, जो कि संबंधित किससे है? जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, डैश भारत में कथक नृत्य के या कि एक शास्त्रज्ञ है। ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, आप लोग ने कहीं ना कहीं टीवी शो में देखा भी होगा। यह है ऑप्शन नंबर सी, यानी पंडित बिरजू महाराज। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। यानी जो यूपी पुलिस डिपार्टमेंट है उसने क्राइटेरिया डिसाइड किया हुआ है कि किसी भी कैंडिडेट को कैसे क्या चूज़ करना है या उसका चयन करना है, जैसे शारीरिक परीक्षण, शैक्षिक योग्यता, आयु पात्रता और भाषा परीक्षण। तो आपको पता होगा आपका शारीरिक परीक्षण होता है, यानी जब आप पेपर क्रैक कर लेते हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल एग्जामिनेशन। फिर आता है शैक्षिक योग्यता। ऑफ कोर्स जैसे हम लोग ने देखो, जैसे यूपी कांस्टेबल पढ़ रहे हो, यूपी कांस्टेबल का फॉर्म भरोगे आप तो क्या होना चाहिए? 10+2 होना चाहिए। फिर आयु पात्रता, ऑफ कोर्स एज भी डिपेंड करती है आपकी, ये कभी नहीं देखा जाता है क्योंकि आप यूपी के हो, क्योंकि आप अगर यूपी के हो तो आपसे उम्मीद यही की जाएगी कि आप हिंदी बोलते होगे और हिंदी का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। जैसे बिहार के हो तो आपको बिहारी नॉलेज होनी चाहिए, है ना, क्योंकि पुलिस क्या होता है? पुलिस एक पद जो होता है वो स्टेट लेवल पर होता है। नहीं, यूपी की पुलिस अलग होगी, बिहार की पुलिस अलग होगी, असम की अलग होगी, वेस्ट बंगाल की अलग होगी। पुलिस कभी भी एक राज्य से दूसरे राज्य की नहीं होती है। यानी बात करें केंद्र लेवल पर, तो केंद्र लेवल पर जो सुरक्षा करती है वो आर्मी करती है, और जो स्टेट लेवल पर सुरक्षा करती है वो क्या करती है? पुलिस। बाकी आर्मी के साथ और भी इक्विवेलेंट बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जो हम लोग के देश की रक्षा करती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लिखा एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने 10 अश्वमेध घाट पर किए जाने वाले 10 अश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। पौराणिक कथा की बात की जाए तो इसमें हो जाएगा भगवान ब्रह्मा। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका सही आंसर होगा इसकी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। ये तो सभी को पता होगा, ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से ही लिया गया है। इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, जो है परमवीर चक्र। यानी जो बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार होता है वो भारत में कौन सा होता है? परमवीर चक्र। क्वेश्चन नंबर 11, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई, मतलब किसके द्वारा लिखी गई है? हाल ही में बहुत ही चर्चा में रहते इस्माइल मर्चेंट, इन्होंने ही ये बुक लिखी है। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? बात करें अगर विश्व लेवल पर तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अच्छा, और रिलेटेड जो इंटरनेशनल जो दिवस होते हैं उनको देख लो। जैसे फेमस है एक 8 मार्च। 8 मार्च के दिन क्या होता है? विश्व, या इसको कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये भी बहुत पूछा जाता है, जो कि मनाया जाता है 8 मार्च को। उसके बाद विश्व मृदा दिवस, ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था? डायरेक्टली क्वेश्चन रखा गया है ल्यूसेंट बुक से। इसके देखो मेनली 3 आविष्कारक थे, जिनके नाम है जॉन बार्बर, दूसरे थे फ्रैंक वीटल, और एक थे हांस वॉन ओहान। ये 3 इसके थे इन्वेंटर, आविष्कारक। तो आपके ऑप्शन में दिया है फ्रैंक वीटल, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क, सोशल मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? सूचीबद्ध कंपनी का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी मेन कंपनी जिसको पेरेंट कंपनी बोलते हैं, उसके अंदर बहुत सारी कंपनीज होती हैं। जैसे तुमने नाम सुना होगा मेटा का, अब मेटा के अंदर ही व्हाट्सअप आता है, फेसबुक आता है ना, इस तरीके की चीज़ें। तो देखो सूचीबद्ध कंपनी में ट्विटर शामिल है, फेसबुक शामिल है और वीईबो भी शामिल है। तो शामिल कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, जिसको बोलते हैं कोरा। इसको आपने देखा होगा, जब भी आप नेट पर कोई भी क्वेश्चन आस्क करते होगे सबसे पहले यही वाली वेबसाइट खुलकर आती है, या मतलब टॉप नंबर पे यही रैंक करती है, कोरा साइट। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है? तो ये तो सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मध्य प्रदेश अपने देश का सबसे बड़ा वन वाला प्रदेश है। सबसे बड़ा वन वाला प्रदेश है, कौन है? मध्य प्रदेश। 16 नंबर क्वेश्चन, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यूरो।
क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है? तो बात की जाए अगर भारत और पाकिस्तान की, तो ये हो जाएगा रेडक्लिफ रेखा। एक अंग्रेज थे रेडक्लिफ, उन्होंने ही इसका डिज़ाइन तैयार किया था, इसलिए इसके नाम पर हो गया इसका नाम, मतलब इस रेखा का नाम हो गया, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रेडक्लिफ रेखा। अच्छा, दूसरी बात करें, जैसे डूरन रेखा लिखा हुआ है, ये क्या है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की लाइन है। फिर मैकमोहन लाइन, ये अपने इंडिया और चाइना के बीच की लाइन को शेयर करता है मैकमोहन। और बात करें मेडिसिन लाइन की, ये यहाँ का नहीं है, ये अमेरिका साइड की लाइन है, तो इसका तो दूर दूर तक इसमें कोई तुक नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्योंगयान किस देश की राजधानी? जैसा कि आप सभी को पता होगा, उत्तर कोरिया अभी बहुत ही न्यूज़ में रहा है, तो इसी की राजधानी है प्योंगयांग। अच्छा, मालदीव भी बहुत ही न्यूज़ में रहा था आपकी, तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि मालदीव की राजधानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? अब देखो यहाँ पर एक कंसेप्ट समझ लो, यूएसए एक पूरा देश है और उसके अंदर बहुत सारे राज्य आते हैं, ठीक, और उन राज्य की भी राजधानी होती है, जैसे अपने इंडिया में। तो इसलिए देखो क्वेश्चन गौर करो क्या पूछा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है, का एक राज्य नहीं है। न्यूयॉर्क एक राज्य है, मिनेसोटा एक राज्य है, ल्यूजियाना भी एक राज्य है, बट अटलांटा एक राज्य नहीं है। वो क्या है? यूएसए का एक राज्य है जॉर्जिया। क्या है? जॉर्जिया, उसकी राजधानी अटलांटा, यानी एक तरीके से देखा जाए एक शहर है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी क्वेश्चन कुछ ऐसे है इस तरीके से, जैसे हमने पूछा, मान लो कि बताओ निम्नलिखित में से इंडिया का राज्य कौन सा नहीं है, तो पहला ऑप्शन दे दिया यूपी, दूसरा ऑप्शन दे दिया हमने बिहार, तीसरा ऑप्शन दे दिया हमने मध्य प्रदेश, और चौथा ऑप्शन दे दिया लखनऊ। तो ऑफकोर्स राज्य कौन सा नहीं है? लखनऊ, क्योंकि लखनऊ एक कैपिटल है किसी एक राज्य की, ठीक। तो इस तरीके से पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हाल ही में चर्चा में रहा था मालदीव, तो इस तरीके के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। अब क्योंकि तुम लोग को तो पता ही होगा मैप के जरिए कि लक्षद्वीप और मालदीव पास ही पास हैं, तो ऐसे क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी मतलब बनी रहती है। तो अच्छा, इसमें क्या है, हम लोग जानते हैं कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? माहे, और माहे से ही मिलती जुलती एक भाषा है महल, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसमें देखो अगर तुम सेंस भी लगाओगे तो आराम से निकाल सकते हो कि लक्षद्वीप में तमिल कहाँ से आ जाएगी, क्योंकि तमिल तो साउथ पे पोर्शन में आती है, और ये एक इलाका ऐसा है जो एक आइलैंड क्रिएट करता है। बंगाली हो ही नहीं सकती, बंगाली तो अपनी यहाँ पर आती है ईस्ट साइड में। हिंदी जानते हैं नॉर्थ एरिया में रहेगी, तो कौन सी बची? महल। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है, डैश उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। यहाँ पर लिखा हुआ है नृत्य, तो ऐसा नृत्य कौन सा है? घुमरा। घुमरा एक ऐसा नृत्य है जो उड़ीसा से निकला हुआ है, यानी उड़ीसा ही उसकी जननी है। वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह कितना कर दिया गया था? ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्टली करंट अफेयर से क्वेश्चन है। एक होता है इनडायरेक्टली, जैसे ये देखो ये सब इनडायरेक्टली होते हैं कि जब उड़ीसा चर्चा में रहा होगा तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया, इसको बोलते हैं इनडायरेक्टली चर्चा में रहना या न्यूज़ में रहना। ये क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन पिक कर दिया है करंट अफेयर से। तो वेतन कितना कर दिया गया था? 5 लाख पर मंथ। इतनी सैलरी प्रेसिडेंट को मिलेगी। तुम लोग को पता होगा इससे रिलेटेड जब राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद। तो उन्होंने एक बयान दे दिया था कि आधी सैलरी मेरी तो टैक्स पे करते करते ही चली जाती, तो उस पर बहुत बवाल हुआ था। तो तब जाके ये बहुत ही चर्चा में रहा था कि अच्छा कि राष्ट्रपति की सैलरी कितनी थी? 5 लाख। क्योंकि तुम भी जानते हो, सब जानते हैं कि देश में अपने पीएम और सीएम के बारे में तो सब जानते हैं, बट प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में बहुत ही कम जाना जाता है ना, क्योंकि ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, इस वजह से। ऑप्शन तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। लिखा है अगला क्वेश्चन, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में डैश और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। तो तुम्हें ये बताना है कि कौन सा देश पहले नंबर पर रहा है? मेडागास्कर, म्यांमार, मलेशिया और फिलीपींस। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फिलीपींस। देखो एक चीज़ ध्यान रखो, जब भी किसी एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट का मतलब है कि अपने देश में कुछ चीज़ ज़्यादा बन गई, उसको हम लोग बाहर देश में भेजेंगे, तो जिससे बाहर की करेंसी इन द फॉर्म ऑफ डॉलर अपने देश में आती है। तो जब यहाँ पर डॉलर ज़्यादा होता है तो यहाँ पर गोल्ड का रिजर्व ज़्यादा होता है, और जब गोल्ड का रिजर्व ज़्यादा होता है तब अपने देश में पैसा ज़्यादा छपता है, और तब जाके अपने रुपए की कीमत बढ़ती जाती है किसी भी करेंसी के कंपेयर में। तो मेन चीज़ क्या बताने जा रहे थे कि देखो कभी भी एक्सपोर्ट अगर हो पूरी दुनिया में और उसमें टॉप 5 में अगर इंडिया आता है तो पक्का वो क्वेश्चन बनेगा। भले देखो जैसे इस क्वेश्चन में जो इंडिया अपना है 3rd नंबर पर है, तो इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि 1st नंबर पर कौन है, या ये भी पूछ सकता था कि नारियल के वार्षिक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान रहा है, ठीक। क्योंकि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है पूरी विश्व में, यानी पूरी विश्व में हम लोग जो नारियल उत्पादन कर रहे हैं उसमें 30 नंबर पर है। तो इस हिसाब से अब जाहिर सी बात है जब कोई आयोग प्रश्न बनाएगा तो अपने देश की तो तारीफ जाहिर सी बात रखेगा।
तो ये चीज़ ध्यान रखा करो, मतलब ऐसे क्वेश्चन तुम्हें टच करने होते हैं कि मतलब ऐसे क्वेश्चन तुम्हें पढ़ने होते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन बनाने की पॉसिबिलिटी बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 25, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कितनी महिलाएं शामिल थी। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। दूसरी चीज़, जहाँ पर भी क्वेश्चन में महिलाएं आ जाएं, जहाँ पर भी क्वेश्चन में कोई प्रथम आ जाए यानी पहली बार हो जाए, जहाँ भी क्वेश्चन में SC आ जाए, जहाँ भी क्वेश्चन में ST आ जाए, तो इस टाइप के क्वेश्चन समझ लो आने की पॉसिबिलिटी 90% हो रहती है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितनी महिलाएं शामिल थी, तो इसमें कितनी महिलाएं थी, 15 महिलाएं शामिल थी उस टाइम। अगला क्वेश्चन, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी। तो यहाँ पर लूटपाट के लिए एक यहाँ पर आंदोलन चला गया था कि ये हम लोग के क्योंकि क्रांतिकारी थे, तो इसको लूटपाट नाम देना सही नहीं है, इसे एक अभियान कह सकते हो, अभियान, या इसे एक योजना कह सकते हो। लूटपाट जैसे शब्द यूज़ करना, षड्यंत्र जैसे शब्द यूज़ करना, ये हम लोगों की क्रांतिकारी के लिए थोड़ी बेइज्जती वाली बात है, क्योंकि वो क्रांतिकारी अपने देश के लिए लड़ रहे थे, तो हम लोग ये लूटपाट जैसी चीज़ नहीं लगाएंगे। ये अंग्रेज़ लगाए तो सही है, क्योंकि उनके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो लूटपाट थी, बट हमारे जो लोग थे उन्होंने अपनी जो लाइफ है सेक्रीफाइस कर दी थी अपने इंडिया को बचाने के लिए, तो यहाँ पर लूटपाट जैसे शब्द यूज़ करना सही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर अभियान लगा सकते हैं, योजना लगा सकते हैं कि काकोरी रेलगाड़ी योजना क्या थी और इसको किसने किसने मतलब इमेजिन किया था, मतलब कि इसको करना चाहिए। तो एक नाम आता है राम प्रसाद बिस्मिल और दूसरा नाम कौन सा है, तो इनके दूसरे दोस्त थे बहुत ही अच्छे, जिनका नाम था अशफाकुल्ला खान। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो C होगा वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, देखा बगरू डैश में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा B हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय रिजर्व बैंक जिसको RBI बोलते हैं द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नकद आरक्षित अनुपात का प्रतिशत कितना रहा था। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है और किससे जुड़ा हुआ है, इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स, तुम लोगों को जब इकोनॉमिक्स पढ़ाई गई होगी तो उसमें कुछ चीज़ें बताई गई होंगी, जैसे तुम्हारा होता था रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं पूछे पहुंच जाते हैं वनडे एग्जाम में, मतलब इससे रिलेटेड कुछ आंकड़े पूछ लेंगे या इसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं, या ये प्रेजेंट टाइम में कितना चल रहा है वो पूछ सकते हैं, जैसे इसमें पूछा गया है। तो इसका जो ऑप्शन है वो 4 रहेगा। अच्छा, इसी को नकद आरक्षित अनुपात को ही CRR बोलते हैं। CRR, C का मतलब कैश, R मतलब रिजर्व, R मतलब रेशियो। C मतलब कैश यानी नगद, रिजर्व मतलब आरक्षित और अनुपात मतलब रेशियो। अगला है, हवा महल 1799 में महाराजा डैश द्वारा बनवाया गया था। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आर्ट एंड कल्चर से डायरेक्टली क्वेश्चन रखा गया है। तो सबको पता है जयपुर में एक ही फेमस राजा रहा है, सवाई प्रताप सिंह, जो अपनी मैथमेटिकल अप्रोच के लिए, अपनी इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही फेमस रहे, यानी सवाई प्रताप सिंह। यानी एक राजा भी थे, साथ में पढ़े लिखे व्यक्ति भी थे। पढ़े लिखे का मतलब ऐसे पढ़े लिखे जिनको हम लोग स्कॉलर बोल सकते हैं, यानी विद्वान थे। अगला क्वेश्चन नंबर 30, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस, ये कौन है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, सेक्रेटरी है मेन यूनाइटेड नेशन के, एंटोनियो गुटेरस किस देश के प्रधानमंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका B, यानी पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रह चुके थे। अगला है, उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम, ये हाल ही में क्रिकेट स्टेडियम खोला गया है। तो इसमें अब जब खोला गया तो मैच भी हुआ होगा, तो पहला जो अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया है वो भारत और किस टीम के बीच खेला गया है। तो जो क्रिकेट लवर्स होंगे उनसे तो ये क्वेश्चन छोटा नहीं होगा, इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच ये क्रिकेट मैच खेला गया था, यानी ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी। अब क्योंकि देखो ये क्वेश्चन है 2018 का, जिसमें इन्फॉर्म कर दिया गया था कि 2022 की मेज़बानी कौन करेगा, तो वही क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा B करेक्ट आंसर, यानी जो चीन है वो ही वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेज़बानी करेगा। भारत के चीफ आर्मी स्टाफ जिसको बोलते हैं COS का नाम बताएं, जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। तो ये ऑप्शन नंबर A जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी जनरल विपिन रावत। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो ऑप्शन नंबर जो C होगा उसका करेक्ट आंसर होगा, यानी सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। क्लास 10 का क्वेश्चन सिंपल, और क्लास 8th में भी ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन, यानी NCERT से कह सकते हो डायरेक्टली रखा गया है।
अब एनसीईआरटी थोड़ी पढ़ोगे यूपी पुलिस के लिए, यानी डायरेक्टली ये लूसेंट से भी पढ़ सकते हो तुम। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर, यानी अग्न्याशय से ये पैदा होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान यानी रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहता है? बहुत ही फेमस है ना, किसी बच्चे ने बी ऑप्शन लगाया था। ये हो जाएगा पारा। पारा यानी मरकरी एक ऐसा धातु होता है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है। आपने देखा होगा थर्मामीटर में पारा ही रखा जाता है ना, यानी मरकरी ही भरी जाती है, क्योंकि देखो रूम टेम्परेचर होता है, वो कोई भी रूम टेम्परेचर ले लो, वहाँ पर पारा क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। लिखा है निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? जिसकी भी क्लास 10 की केमिस्ट्री का पोर्शन स्ट्रांग रहा होगा वो आराम से क्वेश्चन को कर ले गया होगा। मतलब कह सकते हैं ये डायरेक्टली लूसेंट से तो नहीं रखा गया या किसी अदर बुक से नहीं रखा गया, ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है। तो अगर आपको स्टार्टिंग की लाइन पूरी याद होगी, जैसे हाइड्रोजन था यहाँ पर और हीलियम था, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऐसे करते करते पूरी लाइन होती है। तो इसमें जो भी सबसे ऊपर होता है उसका रेडियस सबसे छोटा होता है। तो बात करें ऑप्शन की, जैसे ब्रोमीन है, क्लोरीन है, कैल्शियम है और सोडियम है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा, एक मिनट, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा क्लोरीन। यानी क्लोरीन ऐसा तत्व है जिसकी परमाणु त्रिज्या इन सभी में सबसे छोटी होती है। अगला क्वेश्चन लिखा है CH3COO का सूत्र है, किसका सूत्र है? देखो इसको अगर फॉर्मेशन सही बनाते हैं तो ये होता है, देखो CH3COO, उसके बाद C देखो 2 बार है तो इसको लिख सकते हो C2, और H 2 बार है यहाँ पर है, 3 बार यहाँ पर हो जाएगा C5, CH3COO ये क्लास 10th में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहती है। और जब हमने पुलिस कांस्टेबल के ऊपर एक जनरल वीडियो बनाई थी, ना हो तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसे ज़रूर देखना, उसमें साफ साफ बताया था कि जितने भी साइंस के क्वेश्चंस होते हैं वो क्लास 10 से ही पूछे जाते हैं। ठीक, यानी तुम्हें कहीं इधर उधर भटकने की नीड नहीं है। क्या करो, क्लास 10 को अगर सबसे अच्छे से पकड़ लो तो जितने भी यूपी पुलिस जैसे पेपर होते हैं, मतलब भले ही कांस्टेबल हो, SI हो, सब में ये तुम्हारे काम आ जाएगा। यानी क्लास 10 की अगर साइंस आपकी मजबूत है तो साइंस में घबराने की कोई नीड ही नहीं है। फिर ल्यूसेंट आराम से पढ़ सकते हो, मतलब फैक्ट अपने आप रटते चले जाएंगे या यूँ कहें याद होते चले जाएंगे। तो क्या होगा, CH3COO C2H5 इसका होता है, ये होता है एथिल एथेनोएट का, जिसकी क्लास 10th मजबूत होगी उसे ये नाम याद भी रहा होगा, एथिल एथेनोएट। इसी तरीके से अच्छा एक और पूछता है, सिरका का पूछ लेता कभी कभी, ये होता है C2CH3COOH सिरका। इसी तरीके का एक शराब का पूछ लेता है, ये हो जाता है C2H5OH। इसकी रासायनिक नाम की बात करें तो हो जाता है एथेनॉल, और ये हो जाता है एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल। क्लियर? तो ये हो गया 38 क्वेश्चन नंबर। अब यहाँ से देखो मैथ का पोर्शन चालू हो जाता है। तो हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि क्या करा करो कि सबसे पहले जैसे GS को कंप्लीट कर लो। ठीक, अभी जैसे हम लोग ने 2018 का शिफ्ट 1 लगाया हुआ है, इसी तरीके से 2018 का हम लोग शिफ्ट 2 देखेंगे, वो भी किसका, सिर्फ और सिर्फ GS का है। यानी पूरा पोर्शन जितने अभी तक पेपर हुए हैं 2019, उसके बाद तो 2000 डायरेक्टली फांदे थे 2024 तक, जो कि पेपर लीक भी हो गया है। तो इसके पहले हम पूरे GS के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे या कवर कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग टच करेंगे मैथ को, फिर उसके बाद टच करेंगे रीजनिंग को, फिर देखेंगे अगर टाइम होगा तो हिंदी को भी टच कर लेंगे। यानी एनालाइज करके पढ़ना है, GS में कहाँ से कहाँ क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, मैथ में कहाँ से कहाँ, और रीजनिंग में कैसे, और हिंदी में कैसे। तो ये रही आज की वीडियो। तो उम्मीद है आपको जितने भी क्वेश्चन थे समझ में आए होंगे, कम टाइम में बताने की कोशिश की है। तो चैनल से जुड़े रहना ताकि तुम लोग अगले जो GS के ऊपर वीडियो आई उसको भी मिस ना कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।